हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं धर्म प्रकाश त्यागी गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय खजूरी खास की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और कोरोना महामारी के इस दौर में सरकार के द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का आप बखूबी पालन कर रहे होंगे। आज इस कड़ी में तीसरे दिन हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था संख्या पद्धति, देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने तुम्हें बता दिया था एक एक ट्रिक बताई थी आपको, NWIQRC। N फॉर नेचुरल नंबर, W फॉर होल नंबर, I फॉर इंटीजर, Q फॉर क्वाड्रेंट नंबर, R फॉर रियल नंबर और C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने आप लोगों को बताया था C जो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम बात करेंगे ओनली NWIQR तक, है ना। तो देखो हम ये सारा कुछ पढ़ चुके थे, है ना। ये एग्जाम्पल आप लोग कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। अगर किसी बच्चे ने नहीं किए हैं तो सारे कर लेना। और ये एक्सरसाइज 1.1 मैं आपको कल करा चुका हूँ। आज हम यहाँ से आगे चलेंगे। तो देखो मैं अपरिमेय संख्या को आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, और यदि किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार से और बता देता हूँ। तो देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो परमेय संख्या नहीं है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है वो जो परमेय संख्या नहीं है वो परमेय संख्या है। तो समझ लो एक बार कि जो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, एक बार फिर से सुने कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, देखो इसमें लिखा भी होगा। देखो संख्या S जो अपरिमेय संख्या है, यदि इसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके तो ये क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखो जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है वो परिमेय संख्या कहलाती है, और जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। मैंने आपको बताया था वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, है ना। तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, शर्त क्या होती है? Q इज नॉट इक्वल टू 0। और अपरिमेय संख्या जो है P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। इसलिए हम बोलते हैं कि जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्याएं हैं। दैट्स क्लियर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 23 और 29, 31, ये सारी संख्याओं का अंडर रूट, अगर हम रूट की बात करें इन सारी प्राइम नंबर्स का रूट एक अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान आ रहा है ना। और एक बात और ध्यान रखना, अगर कोई हमें दो प्राइम नंबर्स दे रखे हैं, दोनों प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई का अगर रूट निकालें तो वो भी एक क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √6, क्योंकि 6 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं? 2, 3, है ना। तो 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो 6, और 6 का √6 भी क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसके अतिरिक्त ई जिसकी वैल्यू होती है 2.718281, मतलब वो क्या होता है? वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है। अगर ई की फॉर्म आ जाए तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई का मैंने पहली वीडियो डालने के बाद में, राज सिंह इस बात को ध्यान से सुन लेना कि तुमने जो सॉल्यूशन निकाला था और मुझे व्हाट्सअप किया था उसमें आपने मिस्टेक की थी, उसको आप सुधार लेना। आपने पाई को परिमेय संख्या माना था, जबकि मैंने आपको वीडियो में बताया था पाई एक परिमेय संख्या नहीं होती। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है पाई एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो पाई एक इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है। अगर उसको 22/7 के रूप में पूछ लिया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि 22/7 22/7 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि P/Q की फॉर्मूला दे रखी है ना। तो पाई पूछ ले जाए तो परिमेय संख्या हो जाएगी, और 22/7 पूछ ले जाए तो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ आपका अपरिमेय संख्या क्लियर हो गया होगा, है ना। तो देखो उसके एग्जाम्पल भी देख लो एक बार, √2, √3 और √15, है ना। ये सारा दे रखा है ना। ये सारी क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब आगे चलते हैं।
देखो इस एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं इसको आप लोगों को बता देता हूँ। संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी कि संख्या रेखा क्या होती है, ये मैंने आपको सारा कुछ बताया था, नहीं बताया था, ध्यान आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये मिड पॉइंट है वो क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। और अगर हम इस साइड में जाएंगे तो धनात्मक संख्या प्राप्त होती हैं, और साइड में जाएंगे तो हमें ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं। क्लियर है ना। और जो हमारा मिड पॉइंट है हम उसको क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। ठीक है। तो देखो हमें पूछ रहा है संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। तो पहले तो आप लोग ये देखिए √2 के सामने प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, √2 प्लस की धनात्मक संख्या है। इसका मतलब जो √2 है वो किस साइड में होगी, 0 से इस साइड में होगी। क्लियर है ना। अब देखो 2 है, 2 को हम 1 + 1 लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं ना। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है ना। देखो है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, इधर इसका भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो हमने यहाँ पे देखो कैसे समझाया है, यहाँ पे देखो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। कहती नहीं कहती है। तो देखो यहाँ पर आधार मैंने 1 मान लिया, ठीक है, और लंब भी मैं 1 मान लूँ, तो इसका जो विकर्ण आएगा ये, जिसको हम कर्ण बोलेंगे, है ना, तो वो क्या आएगा, √2 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 2 और 2 का रूट क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने क्या किया, और हमें पता है ये 1 है, ये 1 है, यहाँ √2 लाने के लिए ये एंगल यहाँ पे कितने का हुआ, 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर √2 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है बी पॉइंट तक, आपको दिख रहा होगा OB पॉइंट, है ना। अगर मैं इसी बिंदु को लेकर यहाँ पर एक चाप खींच दूँ यूं करके, तो वो यहाँ पर जिस बिंदु पर आकर मिलेगा, यहाँ पर जिस बिंदु पर आकर मिलेगा वो आपको क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, आ गया ना समझ में। आगे चलते हैं। इसी प्रकार देखो √3 दे रखा है, और √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 + 1 बराबर 3 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर √3 पर हम क्या करेंगे, चाप खींचेंगे, तो चाप यहाँ पर यूं खींचते हैं, तो यहाँ पर धनात्मक दिशा में हमें जिस बिंदु पर मिलता है वो क्या हो जाएगा, आपका √3 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखो हमारी एक्सरसाइज 1.2 आ गई। ठीक है, अब हम इसे आराम से देखेंगे तसल्ली से। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें कुछ कथन दिए गए हैं, हमें ये बताना है कथन सही है या गलत है, और सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? जी हाँ, मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था वीडियो में, परसों भी बताया था कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की हो सकती है, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। ठीक है ना। यानी वास्तविक संख्या क्या बन गया, वास्तविक संख्या के अंदर क्या आ गई, परिमेय संख्या भी आ गई, अपरिमेय संख्या आ गई। अभी क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जी हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ध्यान रखना, इस संसार में जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, आयोटा को छोड़कर, क्योंकि आयोटा कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत। आपको देखो A+ आयोटा B, अगर आपको कोई संख्या इस फॉर्म में दे रखी है तो वो वास्तविक संख्या नहीं है। अगर इस फॉर्म में नहीं दे रखी है तो संसार की जितनी भी सारी संख्याएं वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, इस विशेष का ध्यान रखना। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सिलेबस में अभी नहीं है ना, तो आपके लिए सारी संख्या वास्तविक संख्याएं हैं इस टाइम को। ठीक है ना।
ठीक है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं। कौन वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी? परिमेय संख्या और परिमेय संख्या है ना। तो इस क्या कह रहा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जी हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। जी हाँ, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का ही होता है। अगर हम एक ले लें, है ना, तो एक का रूट एक होता है, चलो एक हो गया। अगर हम यहाँ पे 2 लें, सॉरी 4 लें, तो 4 का रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वो भी संख्या रेखा पर ही होगा। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन को हम एक बार से फिर देख लेते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? और धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं आपके? 1 2 3 4। क्या इनके सारे सभी के वर्गमूल अपरिमेय होंगे? जी नहीं, क्योंकि चलो 1 का रूट 1 है, वो परिमेय है। 2 का रूट 2 है ना, तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे उनका रूट तो अपरिमेय हो जाएगा। बाकी के जो प्राइम नंबर्स नहीं है उनका रूट कितना क्या होगा? परिमेय होगा। होगा कि नहीं होगा? है ना। कुछ जैसे रूट 6 है ना, वो अपरिमेय है, लेकिन सभी धनात्मक पूर्ण संख्या जो हैं वो अपरिमेय संख्या नहीं होंगी। ठीक है ना। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, 4 ले लो। 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है, जो कि क्या है? एक पूर्णांक है और एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। आगे समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो देखो मैं अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल करा के आया हूँ, 2 एग्जाम्पल रूट 3 वाला कराया है, यहाँ पर रूट 2 वाला कराया है। इसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? रूट 5 वाला भी हो जाएगा, 5 वाला भी हो जाएगा। तो देखो ये सपोर्टेड ये संख्या रेखा है, ये आपका मिड पॉइंट 0 है। ठीक है ना। तो अब देखो रूट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। तो एक 4 हो जाएगी और एक 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे सपोर्टेड हम 4 ले लें और यहाँ पे हम 1 ले लें, तो ये हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? रूट 5 प्राप्त होगा, है ना। और रूट 5 का हम यहाँ पर यूँ चाप खींचेंगे तो हमें यहाँ पर जिस बिंदु पर आके मिलेगा वो क्या हो जाएगा? रूट 5 वाला बिंदु हो जाएगा। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, है ना। और क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा के लिए क्रियाकलाप। आप इस क्वेश्चन को देखना, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आता है, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। अब वीडियो देखने के बाद में तसल्ली से 2 बार वीडियो देखें। मुझे नहीं लगता आपको वीडियो देखने के बाद में कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ग्रुप में मैसेज करें। थैंक यू।